मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय प्रैक्टिस पेपर 2022-23 होगा, जो हिंदी विषय का है। ये प्रैक्टिस पेपर बिहानी बोर्ड की साइट पे डला हुआ था। सेट ए है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3 आवर्स का। इससे आपको किस तरह का पेपर आएगा, कौन से प्रश्न कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, उस पैटर्न का पता चलेगा। और हो सकता है कई प्रश्न आपके इसी पेपर में से आ जाएं, और आने तो हैं ही, आएंगे, अवश्य आएंगे, नहीं क्यों आएंगे। तथा इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है, आपको ये सारे प्रश्न हल करवाए जाएंगे, कुछ प्रश्नों को छोड़ के, बाकी उनको आप अपनी हेल्प बुक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे स्किप किया है। चलिए खंड क्या देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको इस प्रैक्टिस टेस्ट का लाभ मिले, इन प्रश्नों का लाभ मिले, अच्छे से वो तैयारी कर पाए। पहला प्रश्न खंड क में आ रहा है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि वाच्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं वाच्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाच्य हमने कई बार किया है अपनी क्लास में, और इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ से भी आप चैनल से देख सकते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे वाच्य किसे कहते हैं। क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की है या भाव की, इस बात का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। कितने भेद हैं इसके, 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्या हुआ कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में से किसी एक की प्रधानता, यानी कि किस चीज की प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, उसे क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। 3 भेद है, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, बंदर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। बंदर के पर्यायवाची शब्द बताने हैं, और बहुत आसान है। वानर भी कहते हैं बंदर को, क्या कहते हैं, वानर कहते हैं, कपि कहते हैं, हरि कहते हैं, मरकट कहते हैं, शाखामृग कहते हैं। आपको 2 ही बताने हैं, सारे याद कर सकते हैं आप, वानर, कपि, हरि, मरकट और शाखामृग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी, देखिए ये प्रश्न वही आ रहे हैं जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो, उनमें व्याकरण के 29 प्रश्न डाले थे, उन्हीं में से ये प्रश्न आए और उन्हीं प्रश्नों में से आने हैं। अतः आप उन 29 प्रश्नों को अवश्य याद करें, अच्छे से याद करें। उनके अलावा कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप परीक्षा देने के उपरांत मुझे बता सकते हैं, और आप खुद कहोगे हाँ उन्हीं में से आया है। तो ये प्रश्न भी उन्हीं में से आए हुए हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये देख लीजिएगा कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते, ध्यान दीजिएगा, नहीं बदलते हुए अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। कितने भेद है, 4 भेद है। कौन कौन से, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये क्या है, अविकारी के 4 भेद हैं। ठीक है, और छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर आपके तैयार हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना। महेश, महेश का क्या होगा, ये अगला आ गया है, महेश। महा प्लस में ईश, क्या हो जाएगा, महा प्लस में ईश। कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे है गुण संधि, नियम भी देख लीजिएगा गुण संधि के। यदि आ, ए या आ प्लस में ई या ऊ, ए या आ के बाद क्या ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के ए हो जाएगा। यदि ए या आ के बाद क्या आए, ऊ या ऊ आए, दीर्घ या लघु ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
यदि ए या आ के बाद री आता है तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये गुण संधि का नियम है। और महाप्लस में यहाँ पे आ है, साइड में क्या आया, ई आया है, दीर्घ ई आया है, तो क्या बन गया, महेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है समास से संबंधित नीलखंड शब्द समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। नीलकंठ में कौन सा समास है ये बताना है, और विग्रह क्या होगा, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास। जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि अन्य पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। किसका कंठ नीला है, शिव का। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान, इसलिए कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अब तक के जो भी प्रश्न आए बहुत ही आसान है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसे वाक्य प्रयोग कीजिए। तारे गिनना, तारे गिनना क्या है, चिंता के कारण रात में नींद न आना, ये इसका क्या है, अर्थ है। वाक्य प्रयोग क्या करोगे, परीक्षा की चिंता में जयंत रात भर तारे गिनता रहा। जैसे कि आप अभी सभी तारे गिन रहे हो, आपको परीक्षा की चिंता है तो रात भर क्या कर रहे हो, तारे गिन रहे हो, आपको नींद नहीं आती है परीक्षा की चिंता में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बे उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। बे उपसर्ग से, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के आगे लगे और अर्थ परिवर्तन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बे से क्या हो जाएगा, बेकसूर, बेकसूर, बेईमान, बेनाम, बेकार, बेरहम, बेवकूफ। ठीक है, तो ये क्या है, मूल शब्द कसूर है, ईमान है, बेनाम है, इसी तरह आगे है, और बे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यौगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, यौगिक स्पष्ट पता चल रहा है, इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। योगी, योग प्लस में एक, यौगिक। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। अगला है, ये 8 नंबर के जो प्रश्न थे व्याकरण के आगे हैं आपके, और अभी है अगला है रूपक अलंकार की परिभाषा। उदाहरण लिखिए। रूपक अलंकार की बहुत छोटी सी आसान सी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी, ध्यान हो आपके, और वीडियो भी बनाई थी अलंकार से संबंधित। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद्य आरोप प्रकट किया जाए वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभेद्य यानी कि दोनों को एक मान लिया जाए, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे बजू मन चरण कमल अविनाशी है मेरे मन, भगवान के कमल चरणों का भजन कर। यहाँ पे चरण कमल में क्या है, रूपक अलंकार। कमल क्या है, उपमान है, और चरण क्या है, उपमेय है। ठीक है, चरणों की को क्या माना गया है, कमल के जो चरण है उनके कमल माना गया है चरणों को। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कमल रूपी चरणों का भजन कर। रूपक अलंकार। तुक है जीवन तरु के मूल, जीवन और तरु, तरु क्या है, पेड़, जीवन रूपी वृक्ष के का मूल है। ठीक है, जैसे पेड़ की जड़ें उसका मूल होती हैं, वैसे ही जीवन के क्या है, जीवन में क्या होते हैं, जड़ें, दुख होती है। ठीक है, तो जीवन रूपी वृक्ष में क्या है, दुख उसकी जड़ें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीवन तुरु में रूपक अलंकार है। ठीक है, आपको ज्यादा अर्थ नहीं समझना, आपको केवल ये पंक्तियां लिखनी है, और यहाँ पे रूपक अलंकार अर्थ समझना है, लेकिन आपको परीक्षा में अर्थ लिखना नहीं है, आपको केवल ये पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा लिखते एक उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद बहुत आसान है, दोहा और चौपाई दो ही छंद है, और चौपाई छंद को बहुत सरल तरीके से चौपाई हनुमान चालीसा की एक आपको करवाई हुई है, और सभी बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को हनुमान चालीसा आती है, आसानी से याद भी हो जाएगा। परिभाषा इसकी इस प्रकार से है कि यह एक मात्रिक समछंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगन और तगन का आना वर्जित है, यानी कि जगन और तगन नहीं आ सकते। अगर आप इतना कर दोगे, एक मात्रिक समछंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो भी आपकी परिभाषा बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको मार्क्स मिलेंगे। और उदाहरण क्या हो जाएगा, हनुमान चालीसा, उसका पहला पद लिख दीजिए, पहला जो छंद है वो लिख दीजिएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या है, चौपाई छंद का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और शेयर अवश्य करें। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इससे आपका कुछ जाना नहीं है। आपके साथियों को, आपके दोस्तों को, आपके अजीजों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, अगला है
निबंध लिखना है। निबंध किस पे है? सदाचार का महत्व, दहेज प्रथा, दीपावली, विद्यार्थी और अनुशासन, पुस्तकालय, ज्ञान और स्रोत। ये निबंध आप अपनी हेल्प बुक, सहायक बुक से खुद देख लीजिएगा, लिखिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे हैं इसको। और अगला पत्र है, या तो दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखना है और उस नगर की दुर्दशा के विषय में बताना है। और दूसरा है, आपके मित्र की माता जी का निधन हो गया, संवेदना प्रकट करना है। बहुत आसान है दोनों ही, और आप इनको हल कर लीजिएगा। आगे है खंड ख में आरो भाग से 8 प्रश्न है, बहुविकल्पीय चॉइस के साथ है, एक एक नंबर के हैं, इनको देख लेते हैं। तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे। कौशिक किसके लिए किया? विश्वामित्र के लिए। कौशिक किसको कहते हैं? विश्वामित्र को कहते हैं। कविदेव का जन्म कब हुआ था? कविदेव का जन्म हुआ था 1673 में हुआ था। 1673 ईस्वी देव का जन्म वर्ष है। और अगला फागुन में गाए जाने वाले गीत हैं होरी, कजरी, फाग और सभी। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सभी। लेकिन अगर कविता की बात करें तो वहाँ पे फाग वर्णन आया है, तो फागुन में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फाग कहते हैं। यहाँ इस प्रश्न में मुझे डाउट है, फाग भी हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर सही क्लिक करता है। ठीक है, कविता के अकॉर्डिंग फाग है, और वैसे सभी गाए जाते हैं फाग ये होली में, यानी कि फागुन मंथ में। अगला, कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अंतर्मन के लिए किया है। कंथा शब्द का अर्थ होता है गुदड़ी, लेकिन कंथा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? इसके लिए क्या होगा? अंतर्मन के लिए। फसल कविता में किसकी प्रधानता है? फसल कविता में प्रकृति की प्रधानता है। सूरजमुखी का पत्ता, सॉरी, पूर्व निपात शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व निपात यानी कि कमल का पत्ता। क्या है? कमल का पत्ता, दूसरा विकल्प सही है। यह मैं आपको हल करने के लिए समय नहीं दे रही हूँ, मैं खुद ही इन प्रश्नों का हल कर रही हूँ। यदि आपको समय मिलेगा हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा कार्यक्रम चलेगा, और इतना लंबा हमें नहीं चलाना है। और अगला है, सरगम का क्या अर्थ है? सरगम, ये संगतकार कविता से है। सरगम का अर्थ है स्वर बोध, स्वर समूह, स्वर बोध, यानी कि जो गाते हैं ना सारे गामा पा धा संगीत में जो स्वर हैं उनका ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? स्वर बोध। चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? चेहरे पर मत रीझना कन्यादान कविता में से है। माँ अपनी बेटी को सीख देती है, और सीख को क्या कहते हैं? नसीहत कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? नसीहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है देखते हैं। दूसरे कवित के आधार पे दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करेंगे ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। ये जो प्रश्न है ये देव के जो कवित और सवैया है वहां से लिया गया है। और जो कविराज देव हैं, आचार्य देव हैं, उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया, बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। वो वर्णन, उस बालक का वर्णन, परंपरागत जो वर्णन होता है बसंत का, उससे अलग है। कैसे अलग है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अलग है। चलिए, आपके सामने आ गया है। क्या है कि बसंत के परंपरा वर्णन को प्रेम के उद्दीपन के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि जो बसंत ऋतु है तो उसमें प्रेम के रूप में दिखाया जाता है, प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कवित में ऋतुराज बसंत को कामदेव के नन्हे बालक के समान दिखाया है। यहाँ नायक नायिका का वर्णन नहीं किया, क्या किया है? एक बालक के रूप में चित्रित किया, बालक के रूप में दिखाया है। इस नन्हे से शिशु को पालने में झुलाने, बतियाने, फूलों का झिंगुला, झिंगुला क्या होता है? झुगला बोलते हैं जिसे हम, जो कपड़े छोटा बच्चा पहनता है, ढीला ढीला जो वस्त्र पहनता है उसको झुगला बोलते हैं। फूलों का झुगला पहनाने, नजर उतारने, जगाने आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों के द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से भिन्न है। समझे? ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इस प्रश्न को जो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनको आप नोट करें अपनी नोटबुक में, ताकि आप जब परीक्षा देने जाएं तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, काव्य सौंदर्य बताना है, भाव सौंदर्य बताना है, यानी कि शिल्प सौंदर्य। कौन सी पंक्तियां है? माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेजना,
आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण ब्रह्मों की तरह, शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये कन्यादान कविता से है और ऋतुराज की कविता है कन्यादान, वहाँ से है। तो आप भाव सौंदर्य क्या लिखोगे? आपको ये भी लिखना है कि ये जो प्रस्तुत जो काव्यांश है कन्यादान कविता से लिया गया है, इसके जो कवि है वो क्या है? ऋतुराज है। और यहाँ पर माँ अपनी बेटी को कन्यादान के समय, उसके विवाह के समय, कन्यादान के समय नसीहत देती है, सीख देती है। ठीक है, वो क्या नसीहत देती है, आप इस क्या भाव है, क्या व्याख्या है वो बताना। उसके बाद इसका शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य में इसकी व्याख्या होती है, क्या भाव है, क्या कहा गया वो होता है। शिल्प सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य, उसमें इसकी कौन सी विशेषता इन लाइनों की वो बताना होता है। तो देखिए ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। भाव सौंदर्य देखिए क्या कहा गया, इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि उपरोक्त कविता में माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे शिक्षा दे रही है। ठीक है, कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? लड़की के कन्यादान के अवसर पर माँ को यह अनुभूति हो रही थी कि अभी उसकी बेटी सियानी नहीं हुई है, वह अभी बहुत भोली है। माँ ने माँ ने चेहरे के बारे में समझाया कि पानी में अपने चेहरे को देखकर उस पर कभी रीझना मत, अर्थात अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। स्त्री जीवन में वस्त्र और आभूषणों का महत्व केवल इतना है, ये शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के बंधन है। जैसे शाब्दिक भ्रम, शब्दों का भ्रम, शब्द रूपी जाल, जैसे शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं, वैसे ही स्त्री भी आभूषणों के, वस्त्रों के जाल में उलझ जाती है। और तुम्हें ऐसा नहीं करना है, माँ अपनी बेटी को ये सीख दे रही है। ठीक है, अंत में माँ क्या कहती है? अंत में माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका लड़की होना का क्या अर्थ है कि लड़की के जो मानवीय गुण है, कोमलता, प्रेम, स्नेह, दया, सहिष्णुता, ये तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कमजोर मत पड़ देना। यानी कि लड़की होना लेकिन अबला, असहाय अपने आप को किसी के सामने प्रकट मत करना। शिल्प सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य, इसका क्या हो जाएगा कि कवि ने नारी को सामाजिक बंधनों से मुक्त रहने के सुझाव दिए हैं। भाषा सांकेतिक है, कैसे सांकेतिक है? पानी में झांकना, लड़की होना, रोटियां सेकना, जलने के लिए नहीं, आदि प्रयोग इसके उदाहरण, ये सांकेतिक अर्थ है। ठीक है, और सांकेतिक होते अपने आप में गूढ़ अर्थ समेटे हुए हैं। वाक्य रचना अत्यंत सरल है और मुक्तक छंद का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और पद में क्या है? ज्ञेयता है। ये इसका शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोप्य के अनुसार राजधर्म, राजा का धर्म क्या होना चाहिए? सूर्य के पद वहां से हैं, ये 2 नंबर का बहुत आसान प्रश्न है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके। ठीक है, कि प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके, ये क्या है? राजा का धर्म है। अगला है, जो आगे प्रश्न है ये ग खंड ग है, ये आपके अगली गद्य भाग में से है। एक एक नंबर के प्रश्न है, बहुविकल्पी है, विकल्प दिए हुए हैं। और इसमें क्या, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? देशभक्ति की भावना मन पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? मन पे निर्भर करती है। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय था खेती बाड़ी करना। ठीक है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक की दृष्टि में खीरा मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। फादर बुल्के की जन्मभूमि क्या है? बेल्जियम है, रेम्स चैपल, बेल्जियम के रेम्स चैपल में उनका जन्म हुआ था। 5 भाई बहनों में लेखिका किस नंबर पे है? 5 भाई बहनों में लेखिका दूसरे नंबर पे आती है। शहनाई में प्रयोग आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? नरकट से बनाई जाती है। संस्कृति परिणाम है, परिणाम है, किसका परिणाम है? सभ्यता का परिणाम है। प्रज्ञा से जुड़ा जीवधारी है, प्रज्ञा से जुड़ा यानी कि बुद्धि से जुड़ा जीवधारी कौन सा है? मयूर सिंह नाग यानी कि मानव, मानव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गद्यांश दिया हुआ है, गद्य भाग में से है, कौन से पाठ में से ये आपको गद्यांश पढ़ के पता चलेगा। भादों की वह अंधेरी अधर थी या थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने अपने ने आपने
में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर के टटर बाल गोविंद भगत के पता चल गया किस में से है, बाल गोविंद भगत में से है। ठीक है, पाठ का नाम, रचनाकार का नाम क्या होगा, पता चल गया। पाठ का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत, और रचनाकार का नाम क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, और अगला प्रश्न, इस गद्यांश में किस मौसम का वर्णन है, ये पहले ही लिखा हुआ है, किस मौसम का वर्णन, मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, किसका वर्णन है, बरसात के मौसम का, क्या हो जाएगा, बारिश का मौसम है। ठीक है, और तभी तो इसमें जो धान है, धान की रोपाई की जाती है। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में क्या सुनाई नहीं देता, झिल्ली की झंकार और दादुर की टटने की मेंढक की आवाज और झिल्ली की झंकार सुनाई नहीं देती है। 3 प्रश्न हो गए, इसी में से बहुत ही आसान है, फ्री के नंबर आपके, ध्यान से पढ़ के कर दीजिएगा। इसी तरह के गद्यांश आने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। चलिए आगे देख लेते हैं, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। ये स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन उस पाठ से है, देख लीजिएगा। पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है, जैसे कि आपके पास है। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, उच्च वर्ग तक ही सीमित थी शिक्षा, निम्न वर्ग उसका प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन आज किसी भी जाति की तथा किसी भी वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप कर रहे हो। पता है, आप आपके साथी हैं, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से है। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं किया जाता कि ये शिक्षा स्त्री लेगी, ये पुरुष लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, क्योंकि जीविकार्जन के लिए व्यवसायिक शिक्षा अत्यंत जरूरी है, वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और वही आजकल जो जीवन मूल्यों के साथ साथ व्यावसायिक या वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त हो चुकी, गुरुकुल में रहते थे, गुरु शिष्य का संबंध था, वो परंपराएं अब समाप्त हो गई है। ठीक है, अगला है, रामवृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ये भी आप कर लीजिएगा अपने पाठ्य पुस्तक में से। अगला है, कृतिका भाग से है, 5 प्रश्न है, 2-2 नंबर के आएंगे। लेखक व उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे, ये माता काचल पाठ में से है। माता काचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी, कनस्तर का तंबूरा बनाकर बजाते, यानी कि बाजा बजाते थे। कनस्तर जिसमें एक स्टील का, सिल्वर का या लोहे का एक डब्बा होता है बड़ा, जिसमें कुछ भी डाल सकते, आटा घी वगैरह डाल सकते हैं, तो उसको क्या बजाते थे, तंबूरा बनाते थे और उसको बजाते थे। अमोली को घिसकर उससे बड़े मजे से शहनाई बजाते थे। टूटी हुई चूहे दाने को पालकी बनाकर उसमें उसे कपड़े से ढक देते थे, यानी कि चूहे दाने की पालकी बनाते थे। कुछ बच्चे समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और बारात चबूतरे के चारों ओर घूमकर दरवाजे तक जाती थी। ठीक है, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हड़ का कलसा रखा रहता था। कलसा यानी कि कलश। ठीक है, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली यानी कि छोटी खाट, खटोली पर लाल पर्दा डाल दिया जाता था और दुल्हन को उस पर चढ़ा दिया जाता था। बाबूजी दुल्हन का मुंह देखते तो सब बच्चे हंस पड़ते थे। जैसे बाबूजी ने दुल्हन का घूंघट उठाया मुंह देखने के लिए, सब बच्चे हंसने लग जाते। तो इस प्रकार वो जुलूस निकालते थे, किसका, बारात का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में लेखक ने हिंदुस्तान की कैसी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा अवश्य। नोट तो आप सभी प्रश्नों को करना है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों की मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, अफसर है, उनकी मानसिक रूप से परतंत्र है, वो स्पष्ट झलक इस पाठ में दिखाई देती है। ये अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवासी से दिखाई देते हैं।
यानी कि मानसिक गुलाम हो रहे हैं। और एलिजाबेथ आ रही है, इंग्लैंड की महारानी, उसको खुश करने के लिए बदहवास रूप में इधर उधर घूम रही है। उन्हें राष्ट्र के शहीद, देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान तक का ध्यान नहीं रह जाता और वे लाट पर जिंदा लाख लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते हैं। इस असर अवसर पर वे देश इस अवसर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का क्या साधन है? सिक्किम के अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके खेत छोटे छोटे हैं, पशुपालन का काम भी करते हैं वो। ठीक है, बहुत मेहनत कश लोग हैं, चाय के बागानों में चाय पत्ती इकट्ठे करते हैं। औरतें अपने बच्चों को अपनी पीठ पे, जैसे ढोका कहते हैं, उसमें लाद के काम करती रहते हैं सारे दिन। अगला है, दुलारी की दो चारित्र्य की विशेषताएं लिखिए। दुलारी हे ही रामा वाले पाठ में से है ये। और दुलारी कैसी थी? प्रभावशाली गायिका थी दुलारी। दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है, उसकी आवाज में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त है, उसका सामना अच्छे से अच्छा गायक भी नहीं कर पाता है। अब छोटे से शब्दों में लिख दीजिएगा, अगर इतना ना लिख पाए तो भी। प्रभावशाली गायिका है दुलारी, एक प्रभावशाली गायिका, उसकी आवाज में मधुरता है, लय और का सुंदर संयोजन है, इतना लिख दीजिएगा। पद में यानी कि कविता पाठ में, सवाल जवाब करने में तो उसे बहुत ही ज्यादा कुशलता प्राप्त है। अगली विशेषता, देश के प्रति समर्पित है। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। उसने बिना हिचके फेकू द्वारा रेशमी साड़ियों के बंडल को आंदोलनकारियों को जलाने हेतु दे दिया। उसके पास एक बेशकीमती साड़ी थी जो विदेशी थी, उसकी तह भी नहीं खोली थी, और उस महत्वपूर्ण कीमती साड़ी को उसने यूं ही स्वदेशी आंदोलन में, जब टोली आ रही थी वस्त्रों की होली जलाने के लिए, तो उसको खुशी खुशी दे दिया। इस तरह पता चलता है कि देश के प्रति वो समर्पित थी। स्वाभिमानी स्त्री, जो दुलारी है वो बड़ी स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकेले रहकर सम्मान से सिर उठाना जीना सीख लिया था, और फेंकू की दी हुई साड़ी भी उसने इसलिए फेंक दी थी। ठीक है, क्योंकि उसे सम्मान से जीना था। अगला है, राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था? राजू जतिन के पिता बेलू गांधी के पत्र को पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है नैतिक शिक्षा से प्रश्न है, जो आपके 10 नंबर के प्रश्न आने हैं, 2-2 नंबर के। मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। ज्यादा कठिन नहीं होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। मानवता का अर्थ है सच्चे मूल्यों और आदर्श के साथ जीवन को जीना। एक लाइन भी नहीं है, बहुत छोटा है, आसान है, और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मानवता का क्या अर्थ है? सच्चे मूल्य और आदर्श के साथ जीवन को जीना। इनको आप नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। योग कर्मसु कौशलम की व्याख्या करें। योग कर्मसु कौशलम इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि योग से ही कर्मों में कुशलता मिलती है। योग से ही कर्मों में क्या मिलती है? कुशलता मिलती है। अच्छा, एक बार फिर से निवेदन कर रही हूँ, लाइक अभी भी नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें, और क्या करना है? सब्सक्राइब करना यदि नए हैं तो। ठीक है, अगला है, राजनीति क्षेत्र में मालवीय जी द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन करें। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को राजनीति क्षेत्र में काफी यश मिला था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में डाला गया, यानी कि जेल भी गए। 2 बार हिंदू महासभा के प्रधान चुने गए और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की, और कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे, किसके? हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ठीक है, ये उनका योगदान था राजनीति क्षेत्र में। अगला है, सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई? सन 1891 में 12 वर्ष की आयु में सरोजिनी नायडू ने मैट्रिकुलेशन पास किया। मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक की परीक्षा, जैसे कि आप अभी करने जा रहे हैं। और सन 1895 में उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में पढ़ने के लिए उन्हें एग्जाम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्कॉलरशिप दी गई। इंग्लैंड में पहले किंग्स कॉलेज और उसके बाद गिरटन कॉलेज में दाखिल हुई। इंग्लैंड में 3 साल पढ़ाई करने के बाद सन 1898 में भारत वापस आ गई। ठीक है, ये उनकी क्या थी? शिक्षा दीक्षा थी। किसकी? सरोजिनी नायडू की। अच्छे से पढ़िएगा, फिर नोट कीजिएगा, और जब आपकी परीक्षा जिस दिन हिंदी विषय की हो उस दिन आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अगला देखते हैं।
अंतिम है, गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया था और क्यों? गंगाधर राव पता है ना कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थे उनके पति। गंगाधर राव ने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को गोद लेकर उस अपना दत्तक पुत्र बनाया था। दत्तक यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। और गोद लेने के उपरांत उसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव क्यों रखा गया? क्योंकि उनके स्वयं के पुत्र का नाम दामोदर था। ठीक है, तो उसका नाम भी क्या रखा गया? दामोदर राव रखे। तो ये थे सेट ए के प्रश्न जो अभी हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करोगे, बहुत अच्छे से तैयार करोगे, विश्वास है मुझे। और इन प्रश्नों में काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आप स्वयं देखोगे ये। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी संपन्न हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।